आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव या ठोस के साथ संतुलन में वाष्प। क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण आपने पढ़ चुके हो पिछले लेक्चर के अंदर। क्या थी वो मैं आपको बता दूं, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। dp/dt इजिकल टू कैपिटल L डिवाइडेड बाई T V2 माइनस V1, जहाँ P दाब को बता रहा है, T ताप को बता रहा है, L लेटेंट हीट है ना, पदार्थ की कौन सी अवस्था है ये, है ना, ठोस या द्रव जो भी आप ले रहे हैं, ये यहाँ पे गुप्त ऊष्मा को बता रहा है। L लेटेंट हीट, T टेम्परेचर है, और V2 और V1 प्रारंभिक आयतन V1 और अंतिम आयतन V2 है अवस्थाओं का, उनका जो अंतर है आयतन का वो V2 माइनस V1 है। तो एक तरह से क्लॉसियस क्लेपेरॉन ने P और T में यदि आप ग्राफ खींचे, ये P और T वो अवस्था वक्र कहलाता है। फेज डायग्राम और आपने पढ़े थे वो इस तरह से 1 2 3 अवस्थाएं थी, उनके बीच में जो खींचा गया ग्राफ था, और जिस बिंदु पर तीनों को पीछे बढ़ाएं वो त्रिक बिंदु कहलाता था। उसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाएं उस बिंदु पर, उस ताप और दाब पर वो उस अवस्था में पाई जाती है। तो प्रावस्था वक्र पर हम देखते हैं एक और दो अवस्थाएं होते हैं, उनके बीच में जो वक्र होता है उस पर जो बिंदु होते हैं, उन सभी बिंदुओं पर वो दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो दाब और ताप के साथ जो वक्र था उसकी जो समीकरण है, एक तो ये स्लोप बता रहा है dp/dt, है ना, किसी बिंदु पर, वो हम देख रहे हैं L जो कि गुप्त ऊष्मा है और T ताप है, वो दोनों धनात्मक राशियाँ होती है। लेकिन V2 माइनस V1 धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, है ना। बाद की जो अवस्था है उसका आयतन यदि पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर अगर आयतन बढ़ता है तो ये धनात्मक होगा, और यदि आयतन घटता है तो ये ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। इसलिए वो जो स्लोप है dp/dt, जिसे dy/dx आप देखते हैं, वक्र अगर ये स्लोप धनात्मक होता है तो ये बढ़ते क्रम में होता है, और यदि ऋणात्मक होता है वो घटते क्रम में होता है, ठीक है। तो जब किसी पदार्थ की वाष्प ताप T पर ठोस या द्रव के साथ साम्यावस्था में रहती है तो ताप T पर उस वाष्प के दाब को वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कहते हैं, और उस वक्र को वेपर प्रेशर कर्व कहते हैं। संतुलन अवस्था में वाष्प दाब की गणना क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण द्वारा की जा सकती है। ये समीकरण है वो क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण है, जो कि समीकरण 1 है, जहाँ T पर प्रति मोल वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा है वो कैपिटल L है, यानी ये कैपिटल L 1 मोल के लिए है पदार्थ की, उसकी गुप्त ऊष्मा है प्रति मोल, है ना। आप जानते हैं 1 मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, है ना, अणु होते हैं। तथा V1 तथा V2 पदार्थ के क्रमशः द्रव एवं वाष्प अवस्थाओं में प्रति। अब यहाँ पे हम चूँकि द्रव या ठोस है, प्रारंभ में उसकी अवस्था है, उसका आयतन V1 है, और जब वो बाद में यानी ठोस या से सीधा गैस में जाता है, वाष्प में जाता है, ठीक है, या द्रव से वो वाष्प में जाता है, तो बाद का जो आयतन वो वाष्प का है V2। और हम जानते हैं ठोस या द्रव अगर वाष्प में बदलता है, ठोस सीधा यदि वाष्प में जाता है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है ना। तो वाष्पन प्रक्रिया उसमें भी हम देखते हैं बाद का आयतन बढ़ता है, यानी V2 माइनस V1 हमेशा धनात्मक होगा, और हम जानते हैं V1 V2 की तुलना में बहुत ही नगण्य होता है, तो हम V2 माइनस V1 को V2 लिख देते हैं। तब यही समीकरण हमारे पास dp/dt क्या हो जाएगी, L/T V2 माइनस V2 हो जाएगी, है ना, V2 माइनस V1 लगभग इसके बराबर। अर्थात वाष्प आदर्श गैस के समान व्यवहार करता है, इसलिए जो अवस्था समीकरण है PV/RT होता है, उसमें हम वाष्प के लिए आयतन V2 रख देंगे, दाब P है, ताप T है, तो PV2/RT हो जाएगा। V2 का मान यहाँ से आ जाएगा हमारे पास RT/P, ठीक है, वो आप यहाँ पे V2 की जगह रख देंगे, तो dp/dt क्या आ जाएगा हमारे पास, LP/RT² आ जाएगा। फिर P को इधर ले आए हम, तो ये dp/dt दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इधर L/R तो कांस्टेंट है, और ये इसका तो हो जाएगा log P इक्वल टू L/R, ठीक है, और ये हमारे पास dt/t² है,
टी स्क्वायर यानी टी -2 हो जाएगा, उसका डी टी है, उसका समाकलन करना है। तो हम जानते हैं टी की घात -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो टी की घात -2 + 1 क्या हो जाएगा, टी की घात -1, और नीचे -2 तो बहुत बाहर आ जाएगा, तो एक तरह से ये -1 अपॉन टी आ जाएगा। इसका समाकलन का मान क्या होगा, -1 अपॉन टी, तो L/R इंटू -1 अपॉन टी ये आ जाएगा हमारे पास। और लेफ्ट हैंड साइड में log p था, और समाकलन नियतांक है उसको log p0 ले लिया। क्या ले लिया, log p0, तो इसको इधर लाएंगे तो log p माइनस log p0 को अपन क्या लिख सकते हैं, log p अपॉन p0 इक्वल टू, इस तरह से हमारे पास रह जाएगा -L/RT। फिर log ये इधर है हमारे पास P0, यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड से P अपॉन log को हटाएंगे तो वो उधर चला जाएगा, इधर एक्सपोनेंशियल -L/RT हो जाएगा। और P को हम मान निकालना चाहें तो P0 उधर चला जाएगा, और तब हमारे पास समीकरण ये रह जाएगा। और इस समीकरण से हमारे पास जो कि 5वीं समीकरण है, उससे क्या आ रहा है कि साम्यावस्था में वाष्प दाब की ताप पर निर्भरता गुप्त ऊष्मा L निर्धारित करती है, और पदार्थ की नियत गुप्त ऊष्मा के लिए ताप में कमी करने से वाष्प दाब चरघातांकी रूप से कम होता है। इसका यदि ग्राफ खींचें आप, इधर P और T लें तो T = 0 करेंगे, तो e की घात ये इस तरह से इसका जो ग्राफ है, जैसे जैसे T बढ़ता है L/RT भी घटेगा, लेकिन ये माइनस में है, नीचे घटेगा तो टोटल मान बढ़ेगा। ठीक है, तो ये T = अनंत पर जाकर इसका मान इस तरह से बढ़ता जाएगा, और ये तब कांस्टेंट रहता है, ये P0 आ जाएगा। इस तरह से हम कहते हैं ताप में कमी करने से वाष्प चरघातांकी रूप से क्या होता है, नियत ऊष्मा के लिए ताप में कमी करने पर वाष्प चरघातांकी रूप से कम होता है। यानी उल्टा, अगर जो ग्राफ था हमारे पास इस तरह से ये आ रहा है, तो जैसे जैसे आप दाब में कमी करेंगे, ताप में कमी करेंगे, ये भी चरघातांकी रूप से घटेगा। तो ये जो हमारे पास समीकरण आई है, उसमें एक बार फिर आपको समझा दूं कि ये क्लोसियस-क्लैपेरॉन समीकरण से हमने चरघातांकी समीकरण एग्जाम में जो आता है इसकी सहायता से लेते हैं, और L वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है। बाद में हमने देखा L पर निर्भर करता है, और L क्या है मैं आपको एक बार वापस समझा दूँ। ठीक है, इसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कोई भी पदार्थ है हमारे पास, यदि उसका द्रव्यमान कितना है, m है, ठीक है, अगर वो ठोस अवस्था में है और उसको हमें द्रव अवस्था में परिवर्तित करता है, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके पास बर्फ़ है ना, और उसको आप द्रव अवस्था में बदलते हैं तो किस में बदल जाता है, वो पानी में। यानी बर्फ़ तो हमारे पास ठोस अवस्था और पानी है द्रव अवस्था, ठीक है, और फिर वो पानी से वापस किस में बदल जाता है, गैस में। तो ये वाष्प, तो अगर वो यहाँ से बर्फ़ से वाष्प में बदल जाए, ठीक है, तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाएगा, और बर्फ़ से पानी में आएगा तो वो ऊर्ध्वपातन नहीं कहलाएगा, वो एक तरह से गलनांक बिंदु पर वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ठोस से द्रव के लिए, अगर लें हम तो वो पहली अवस्था हो गई ठोस, दूसरी हो गई द्रव। लेकिन इसके अंदर हमेशा हम देखते हैं ठोस का आयतन यानी बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है, पानी में जब कन्वर्ट होता है तो V2 - V1 वहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव आता है ना। V2 - V1 हम देखते हैं बाद का आयतन घट जाता है, इसलिए dP/dt अगर P और T में ग्राफ खींचें तो उसका ग्राफ हमेशा क्या आता है, इस तरह से आता है, ये 1 और 2, इधर ठोस ले लेंगे और उधर द्रव। तो ये जो बताना चाह रहा था कि L क्या है, गुप्त ऊष्मा है, तो m द्रव्यमान का हमारे पास कोई ठोस है, और यदि उसका गुप्त ऊष्मा L है तो उस संपूर्ण ठोस को द्रव में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होगी उसको हम QML कहते हैं। तो L क्या हुआ, इसको परिभाषित करना है, तो वो हो जाएगा Q/m। अब m को अपन 1 रख दें, क्या रख दें, m क्या यूनिट है तो किलोग्राम कर देंगे, तो L हमारे पास Q के बराबर हो जाएगा। L किसके बराबर, Q हो जाएगा, कब आया, जब m = आपने 1 रख दिया। यानी एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को यानी ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए न्यूनतम ऊष्मा क्या कहलाती है, उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और हम जानते हैं ठोस से द्रव में कब एक निश्चित ताप पर वो बदलता है, और उसको हम गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो एक निश्चित ताप यानी गलनांक पर उसको कितनी ऊष्मा दी जाए कि उसका ताप तो वही रहे, ठीक है। जैसे बर्फ़ है वो द्रव में बदल रही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो बर्फ़ से पानी में परिवर्तित हो, उसका टेम्परेचर वही रहा, लेकिन दी गई ऊष्मा हमें ऊर्जा, चूँकि
रूप में होती है, उसमें ऊर्जा का ही रूप है, तो नष्ट नहीं होती, वो उसकी अवस्था परिवर्तन करने में काम आ गई, इसलिए उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और हमने लास्ट में जो समीकरण देखी है उसमें यही देखा है कि P जो है T पर निर्भर करता है, लेकिन उसमें रोल किसका होता है, L का होता है। इसलिए गुप्त ऊष्मा क्या है वो आपको समझना ज़रूरी है। आपने समझ लिया और एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आए तो आप उसको इस तरह से इस समीकरण की सहायता से करके मान निकाल सकते हैं। धन्यवाद।